कौन सा वाला डायल? टिंग 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 टिंग। हाँ जी, क्या चाल? वो वाला डायल, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एमोर्टाइजेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैबिन। 7 डेज प्लस का आज है डे 1 और आज हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम तमाम। फॉर्मूला इतना अजीब क्यों है, चीजें ऐड क्यों करते हैं, चीजें लेस क्यों करते हैं, विद रीजन बताने वाला हूं सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज कि रीजन जानना इज गुड फॉर कॉन्फिडेंस, पर एग्जाम में तुम्हें रीजन नहीं लिखना है, एग्जाम में तो तुम्हें चीजें ऐड और लेस करनी है। तो वो कैसे दिमाग में रहेगा कि कौन सी चीज ऐड और कौन सी चीज लेस करनी है? इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप चीजों को यूं चुटकियों में ऐड लेस कर दोगे और कोई भी चीज मिस नहीं करोगे, अरे यार ये लिखना भूल गया था। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, ये कौन सी बला है जो कि हमारे क्लास 12th में आन पड़ी। देखो सीधे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मेरे पास, दिस इज मी सिद्धांत नेमा, मेरे पास जो पैसा है वो कहां से आया इस साल। अगर मुझे ये जानना है तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास किन किन सोर्सेस से पैसा आ सकता है। मान लो मैं दो काम करता हूं, एक काम है मेरा पढ़ाना और दूसरा काम है एक बेकार और बुरा काम, ड्रग सप्लाई, राइट। तो मैं दो तरीके के काम करता हूं, एक है लीगल काम और एक है इलीगल काम। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो भी कैश का फ्लो होगा, जो भी मेरे पास कैश आई होगी ड्यूरिंग द ईयर या गई होगी, वो ऑब्वियस सी बात है या तो लीगल काम से रिलेटेड होगी या तो इलीगल काम से रिलेटेड होगी, राइट। तो सेम होता है कंपनीज के साथ। जो कंपनीज होती हैं वो तीन तरीके की एक्टिविटीज से पैसा कर सकती हैं। मतलब पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो तीन तरीके की एक्टिविटी से होता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिक एक नॉर्मल एक्टिविटी जो कि उस कंपनी की है। जैसे अमेज़न का जो भी नॉर्मल काम है वो जो भी होगा उससे रिलेटेड जो भी कैश आती है जाती होगी वो कहलाएगा कि भैया ये कैश आई या गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब अमेज़न मान लो गूगल के या रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीद लेता है या फिर मान लो जमीन खरीद लेता है, इंडिया में कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो भाई उसका मकसद क्या है? इन्वेस्टमेंट। वो अपने काम से अलग, मतलब उनको मतलब ही नहीं अपने काम धंधे से, ऑपरेटिंग तो अलग चल ही रहा है, इन्वेस्टिंग के नाम पर अलग से पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा आया या गया हो, स्वाभाविक है। वैसे ही फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में फंड कहां से आया, मतलब जो कंपनी है वो फंड कहां से आ रहा है उसके पास, अगर ओनर के वाइज और लेंडर के वाइज देखें तो अब यहां पर जैसे मान लो कंपनी ने लोन उठाया, तो ऑब्वियस सी बात है लोन लोगे तो पैसा तो आएगा ही ना। तो लोन से पैसा आ सकता है, ओनर्स की कैपिटल से पैसा आ सकता है। तो ये तमाम चीजें जो कि सोर्स ऑफ फंड है वो आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वो तमाम चीजें जो कि इन्वेस्टमेंट के मकसद से रिलेटेड है, वो तमाम कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो वो आता है इन्वेस्टिंग में। और वो नॉर्मल चीजें जिसके लिए एक कंपनी या एक बिजनेस सेटअप हुआ है वो तमाम चीजें होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक बात को बहुत ध्यान से समझना कि कंपनी क्या चाह रही है पता है? इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी ये चाहती है कि भाई साहब हमको इतना पता है कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास इतना पैसा था, अब तुम हमको ये बताओ कि इस साल पैसा आया कहां से और गया कहां पे, एक्टिविटीज में सेपरेट कर करके बताओ। और इसलिए कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करती है, राइट। तो अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से एक बात समझनी होगी। जैसे मान लो कंपनी को पता चला कि अरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा आया, तो जैसे मान लो कंपनी को पता चला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए 2000 रुपए, तो ओके चलो ठीक है, मतलब मेन काम से 2000 रुपए आए हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने खर्च कर दिए या फिर इन्वेस्ट कर दिए 3000 रुपए, तो ओके ऐसी बात है, 3000 रुपए हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज कर लिए। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओ हमने लोन लिया है क्या, ठीक है भैया 5000 रुपए मान लो लोन से आए, ठीक है। तो नेगेटिव है क्योंकि तुमने खर्च किया है, बाकी ये तो पॉजिटिव है, लोन से पैसा आया है और ये तुम्हारा मान लो तुम्हारी सेल्स है, ठीक है। ऐसे करके ये पता चला कि भाई साहब ड्यूरिंग द ईयर इतना काम हुआ है, मतलब हमने क्या किया है 2 और 5 7 में 3 का 4, मतलब 4000 रुपए का कैश का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, 4000 रुपए कैश आई है। अब बोले अरे भाई 4000 साल भर में आए थे, जरा देखो तो शुरुआत में कितने थे। तो बोलेगा अरे शुरुआत में हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि शुरुआत में हमारे पास कितने रुपए थे, शुरुआत में हमारे पास 2000 रुपए थे।
ओह, इसलिए अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 6000 बता रहा है। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है? कंपनी को ये तो पता ही है कि स्टार्टिंग में इतना पैसा था, ये भी पता होता है कि एंड में कितना पैसा है, पर कहां से कितना पैसा है हिसाब चाहिए तुम्हारे भाई को। इसलिए ये दुनिया भर का तामझाम करती है कि चलो बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कितना है, इन्वेस्टिंग का कितना है, फाइनेंसिंग का कितना है। ठीक है, तो ये सब फंडा है। आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा बवासीर है ये, बता रहा हूं तुम्हें, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो अलग ही लेवल का। सुनो बताता हूं। देखो, पता है क्या, कुछ चीजें ना सिंपल बनाई जा सकती थी, लेकिन अब क्या करें, जो चीजें होती है वो सिंपल हो जाती है तो इंसान बावला हो जाता है। जब उसे लगता है कि दो काम आसानी से हो रहे हैं तो वो तीसरे काम को इतना घटिया और इतना गंदे तरीके से बना देता है कि जो भी काम कर रहा है उसका दिमाग सटे आ जाए। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हुआ है। सीबीएसई ने सिलेबस में आपके एक्टिविटी तो तीनों है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड से दे दिया है। स्टार्ट करने से पहले आपको रीजन बताते चलूं कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है और क्यों होता है। एक कहानी बताता हूं। मान लो कि मैं अपने घर से निकला, मेरे घर से जब मैं आगे गया तो यहां पर एक मुझे तिराहा मिला। तिराहा समझते हो, मतलब जहां से दो रास्ते होते हैं, एक तो अपना वाला रास्ता और एक तो दो अलग वाले रास्ते। ठीक है, ये दो रास्ते और थे, एक जाता था स्कूल और एक जाता था कॉलेज। बेसिकली हुआ क्या कि मुझे जाना था कॉलेज, मैं घर से निकला, पहुंच गया स्कूल। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं, अगर मुझे बोले कि अरे यो ये तो स्कूल है, मुझे तो कॉलेज जाना था, तो अब मैं क्या करूंगा? वापस आऊंगा इस तिराहे पर और इस तिराहे से वापस जाऊंगा कॉलेज। नॉर्मली आप भी यही करोगे, है ना, कि आप अगर निकले हो तो वापस पहले उस तिराहे पे आओगे, देन आप वापस जाओगे अपने कॉलेज। ऐसे ही कुछ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनडायरेक्ट मेथड में। आप बेसिकली करते क्या हो, ध्यान से समझना इस बात को, कि कंपनी पता है क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये मान लो मेरा P&L बना, ठीक है, ये कंपनी का P&L है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैश का बैलेंस बनाना चाहती है। मतलब यहां से जो भी नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, कंपनी पता है क्या कर रही है, इस एनपी को बनाना चाह रही है कैश फ्लो। अब तुम सोच सकते हो कि जब तुम अपने नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाना चाहते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कितनी भासड़ मचेगी। कैन यू इवन इमेजिन? सोचो जरा कि नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाना है और वही भासड़ है ये। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ध्यान से समझना। देखो भाया, सीधी सी बात है, पहले तो एक चीज साफ साफ मैं बता दूं कि आप इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हो, आपके एनपी को कैश फ्लो बनाते हो, राइट। तो एनपी जो होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ फुर्सत करने के बाद, डिविडेंड बांटने के बाद, प्रोविजन बनाने के बाद और तमाम चीजें करने के बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो भी होता है, इसमें ऐसी एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ठीक है, पहले आप एनपीएटी से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते हो, फिर अपने नेट प्रॉफिट जो साधारण वाला है, बिना बटे वाला, उसको बनाने की कोशिश करते हो कि भैया तू कन्वर्ट होकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया, अब तुम उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बनाते हो क्या, कैश फ्लो। तो ये सीक्वेंस चलता है, कुछ इस तरीके से चीजें परफॉर्म की जाती हैं इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। तो बेसिकली यहां पर अब करना क्या है और क्यों करना है। देखो, एक चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अच्छे से समझा दो, उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना। जब कभी भी ये तुम्हारा P&L है, इसके एनपी को तुम कैश फ्लो बनाना चाह रहे हो, है ना, तो तुम्हें इस एनपी से बहुत सारी चीजें हटानी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी। वही रास्ता पता है ना, कि मान लो तुम स्कूल पहुंच गए हो, तो पहले स्कूल से तुम्हें तिराहा आना पड़ेगा और फिर उस तिराहे से तुम्हें सही जगह जाना पड़ेगा। मतलब ये कि तुम P&L से कैश फ्लो बना रहे हो, तो कुछ गलतियां पहले तो तुम्हें सुधारनी होंगी और कुछ चीजें एडिशनली अलग से तुम्हें ऐड करनी पड़ेंगी ताकि तुम कैश फ्लो तक पहुंच पाओ। इसलिए कुछ चीजें यहां से हटाई जाती हैं और कुछ चीजें और एडिशनली ऐड की जाती है इन दिस। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये डेबिट साइड जो होता है और ये जो क्रेडिट साइड होता है, जब कभी भी आप डेबिट साइड से कोई चीज हटाते हो तो क्या होगा, मान लो मैंने यहां कुछ लिखा था, 10,000 रुपए लिखा था, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर डेबिट साइड से कुछ हटेगा तो एनपी, नॉट एनपी कह सकते हो, प्रॉफिट, जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो क्या होगा, बढ़ेगा।
ये तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यहाँ पर 10,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी लिखी है, यहाँ 50,000 रुपए का सेल्स लिखा है। अब अभी देखूं तो 40,000 प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मैं इसको 5,000 कर दूं तो क्या होगा, इसको अगर मैं 5,000 कर दूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट तो 45,000 हो जाएगा। मतलब अगर मैं डेबिट से कोई चीज हटा रहा हूं, किसी लॉस को कम कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्रेडिट से कोई चीज हटाओगे, मतलब अगर आप क्रेडिट साइड से, मान लो ये तुमने 50 की जगह तुमने 10 कर दिया, या मान लो तुमने इसको 15 कर दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा। मतलब कि क्रेडिट तुम एक इनकम कम कर रहे हो तो क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा, घटेगा। ठीक है, तो ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें इसी के आधार पर की जाती है। चलो समझाता हूं एक एक करके कि क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। पहले तो एनपी80 से एनपीबीटी पर आना, फिर एनपीबीटी से ओपी पर आना, और फिर ओपी से कैश फ्लो पर आना। तो अभी मैं समझाता हूं आपको इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको कन्वर्ट करते हैं बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। मतलब तुमने नॉर्मल नेट प्रॉफिट से जो भी चीजें डिडक्ट की थी, अब तुम उन्हें वापस से ऐड कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें आना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे। तो जो पैसा तुमने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा वो तुम वापस से ऐड करोगे। तुमने जो डिविडेंड बांटा तुम उसको वापस से ऐड करोगे, क्योंकि डिविडेंड बांटना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली तुम उसको वापस ऐड करोगे। उसके बाद जो प्रोपोज्ड डिविडेंड तुमने बांटा, ऑब्वियस सी बात है, उसको भी तुम वापस ऐड करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन बनाने से कोई कैश नहीं जाती, बट फिर भी हमने डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी हटाने पड़ेंगे। नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे आती है लॉस बाय फायर वगैरह। ठीक है, तो ये क्या बना, टिप है। तुमने वो सुना है वीडियो एक अक्षय कुमार का, टिप है रे, टिप रख ले टिप है। तो बस तुम्हें ये याद करना है, मुझे और कुछ मिला नहीं, तो बेसिकली तुम्हें चलना है कहां पर, टिप है रे। ठीक, और यहां पर आपको लेस क्या करना है, वो चीजें जो कि आपने एडिशनली क्रेडिट कर दी थी इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो टिप है रे, टिप, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और ये कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ये भी तुम्हें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। ये शुरू में तुम्हारे काम आएगा, देन तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम क्वेश्चन बिना इस ट्रिक के ही सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग कुछ मिस ना करो। ठीक है, पता चल रहा है अरे यार प्रोविजन लिखना भूल गए थे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखो ये सारी चीजें ऐड इसलिए होती हैं क्योंकि आप NP80 से NPBT पर जा रहे हो, तो डेबिट साइड पर जो भी चीजें आपने फालतू की लिखी थी जो कि नॉट रिलेटेड टू द कैश है, उन्हें आपको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। सेम होता है क्रेडिट साइड में। चलिए जी, अब यहां पर हम पहुंच गए कहां पर, फर्स्ट स्टेप डन। मतलब आप आ चुके हैं कहां पर, इधर पर आ चुके हैं। अब तुम्हें जाना है ओपी तक। ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, नेट प्रॉफिट में तो बहुत सारी चीजें ऐड होती है। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन लगता है तो वो भी यहां पर घुसा हुआ है। जैसे मान लो तुमने अपने लोन पर इंटरेस्ट दिया तो वो भी यहां पर है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वो भी यहां पर है। और ये तमाम चीजें तो देखो, पहली चीज नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की, तो नॉन ऑपरेटिंग है। और हम क्या चाह रहे हैं, कभी भी ना अपने मकसद से मत भटका करो। हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं और नॉन कैश चीजें, क्योंकि हम तो कैश ही की तरफ भाग रहे हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना, आप एक्सपेंसेस भी हटाओगे और इनकम्स भी हटाओगे। कौन सी वाली, वो जो कि नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे हटाते हैं उनको वो भी देख लेते हैं। देखो भाया, यहां पर इसकी ये डेप्रिसिएशन का D, आई इंटरेस्ट का I, एमोटाइजेशन का A और लॉस ऑन सेल्स का L, ये क्या बन गया, डायल। कौन सा वाला डायल, टिंग 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 टिंग, हाँ जी क्या चाल, वो वाला डायल। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एमोटाइजेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, जो भी होता है लॉस वो। अब बात करते हैं इनकम्स की। देखो ये चीजें मैंने ऐड क्यों की वो भी सुन लो, बार बार बता रहा हूं। तुम्हें अपने P&L को कन्वर्ट करना है कैश वाले में। मतलब तुम्हें कुछ चीजें डेबिट साइड से हटानी पड़ेंगी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। और जब तुम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाते हो, मतलब तुम डेबिट साइड से कोई चीज हटा रहे हो और डेबिट साइड से कोई चीज हटाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए तमाम चीजें क्या होंगी, वापस से ऐड होंगी। सिमिलरली इसका अपोजिट होगा, नीचे जो भी चीजें, जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो कि आपने क्रेडिट कर रखी इन द P&L, आपको उनको क्रेडिट साइड से हटाना पड़ेगा। और जब क्रेडिट साइड से हटाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या हुआ, सारी चीजें लेस हुई। ठीक है, तो अब इसका भी सुन लो, DIG।
अब बेसिकली डायल डिजिट, तुमने सुना होगा कि डिजिट्स को ही तो डायल करते हैं। आई डोंट गो दैट फर्दर इन दैट, सो DIG डिजिट, पूरा ET तो कुछ था ही नहीं, तो मतलब डिजिट को DIG ही समझो, ठीक है। तो डायल डिजिट तुम दिमाग में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाया, तो यहां तक इतना सा करने से तुम कहां पहुंच गए, OP पर पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो तुम आ गए। ये देखो भाई, यहां तक तो आ गए, जीवन सफल। नॉर्मली आप लोगों को यहां तक ही चीजें कठिन लगती हैं, उसके बाद तो बड़ा आसान है, बस इंक्रीज डिक्रीज को ऐड या लेस कर देना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों किया जाता है, रीजन पता है? मैं बताता हूं। देखो भाई साहब, आगे का काम आसान है, बट रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि कॉन्फिडेंस आए, और मार्क्स कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं, ना कि नॉलेज से। समझ रहे हो? एक अलग कॉन्फिडेंस से जब तुम पेपर देते हो ना, तो सही जाता है, बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी होती हैं चीजें। तो चलो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं विद द रीजन कि OP से कैश फ्लो में क्यों आया जाता है, और ये जो जितने सारे दिख रहे हैं ना तामझाम, ये तमाम एडिशन और ये तमाम लेसेस, ये क्यों किए जाते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा P&L है, ठीक है। तुमने दुनिया भर के सारे एडजस्टमेंट कर दिए, और बचा तुम्हारे पास सीधे साधे लोग हैं, सेल्स बचा हुआ है, थोड़ा बहुत परचेज बचा हुआ है, और सैलरी दी है वो बची हुई। मान लो 1000 रुपए सैलरी पार्टी वो लिखा हुआ है, 30,000 रुपए का परचेज किया और 40,000 रुपए की सेल्स लिखी है, वो है यहाँ पर। बाकी सब तो तुमने उड़ा दिया एडजस्टमेंट कर करके। अब एक बात बताओ, ये जो 40,000 है जो तुमने सेल्स में लिखी है, जरूरी तो नहीं ना कि पूरा का पूरा कैश सेल्स हो। हमें चाहिए तो कैश सेल्स, बट पॉसिबल थोड़ी है कि कैश ही हो पूरा। हो सकता है तुमने क्रेडिट सेल्स किया हो ड्यूरिंग द ईयर, वो भी यहाँ लिखा हो सकता है। तो क्या क्रेडिट सेल्स यहां लिखोगे तुम, क्योंकि तुम तो P&L को कैश फ्लो बनाना चाह रहे हो? तुम्हें वो क्रेडिट सेल्स यहां से हटानी पड़ेगी, और वही क्रेडिट सेल्स को हटाने के लिए ये तुम दुनिया भर के जो एडजस्टमेंट होते हैं ये करते हो। तो ये तो एक चीज बताई है, ये हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुमने किसी को एडवांस में पैसा दिया ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस का पैसा जब तुम देते हो तो क्या उसको P&L में लिखते हो? नहीं, क्योंकि वो तो हम इस साल का है नहीं, एडवांस में नहीं लिखते। लेकिन एडवांस में जब पैसा देते हो तो कैश जाती है क्या? कैश तो जाती है, तो वो कौन लिखेगा चाचा? वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो वो तमाम चीजें आप इन के थ्रू करते हो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करके, राइट। तो यहां हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीजों का रीजन तो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये ऐड क्यों होता है? अब तुम बोलोगे करंट एसेट डिक्रीज होती है तो ऐड होता है, पर क्यों? सुनो रीजन। मान लो किसी डेटर से तुमको साल की स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लेने थे, अब तुमको उससे सिर्फ 4,000 रुपए लेने, हो गए तुम्हारी करंट एसेट डिक्रीज हो गई। जब तुमने उससे पैसा ले लिया 6,000 रुपए, तो पैसा आया होगा ना, कैश तो आई होगी, जो कि P&L में तो तुमने लिखा नहीं होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम P&L को क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो बना रहे हैं, कैश का बैलेंस बना रहे हैं, राइट। तो ये इसलिए ऐड होता है क्योंकि पैसा आया होगा। अब ये तो बहुत डायरेक्ट अप्रोच हो गया कि हाँ भैया डिक्रीज हुआ है तो पैसा आ गया होगा, लेकिन यहां पर एक टेढ़ी खीर भी है, जैसे कि इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या? कि जब तुम क्रेडिट परचेज करते हो, है ना, ऐसे ही जैसे क्रेडिट जैसे परचेज, ये दूसरा तो लायक नहीं हो सकता है, इसमें से मान लो 10,000 क्या हो, क्रेडिट वाला परचेज हो, तुम्हें उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि तुम तो चल रहे कैश फ्लो का डंडा लेके। तो बेसिकली जब तुम डेबिट साइड से 10,000 रुपए हटाओगे, डेबिट साइड से कोई चीज हटाई जाती है तो क्या होता है ब्रो? तुम्हारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जब तुम एक्सपेंसेस घटाते हो तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए ये ऐड किया जाता है, समझे। आगे बढ़ते हैं, अब बताता हूं इसका। ध्यान रखो, ये हर चीज का कोई ना कोई रीजन है, जिसका तुम खुद से समझ सको तो ठीक है, वरना कमेंट में जरूर बताना। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सब चीज नहीं बता रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। जैसे मान लो अब मैं बात करूं इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स की, ये आया सेल्स वाला कॉन्सेप्ट, वही जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। क्रेडिट सेल्स किए होगे तभी तो तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा ना, है ना। तो अब यहां पर तुम्हें उस क्रेडिट से सुध हटाना पड़ेगा, और क्रेडिट साइड से तुम अगर कुछ हटाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। इसलिए ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? लेस होता है, ठीक है। अब एक और बताता हूं आपको इसी का कुछ। जैसे मान लो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, रुको नहीं, ये तो एसेटी का आ गया, आपको लायबिलिटी का बता दो ताकि अच्छे से रिलेट कर पाओ। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? कि तुम्हें किसी को पैसे देने थे, किसी को तुम्हें मान लो 15,000 रुपए देने थे, अब तुम्हें से 5,000 रुपए देने उसको। मतलब क्या? कि तुमने 10,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए ड्यूरिंग द ईयर। अब जब पेमेंट दे दिया है तो कैश तो गई होगी,
और ये तो पुराना पेमेंट है, तुम्हारे P&L में तुमने लिखा नहीं होगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना चाचा। इसीलिए क्या होगा, ये जो 10,000 का डिफरेंस होगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लेस किया जाएगा क्योंकि कैश गई होगी। तो कुछ चीजों का डायरेक्ट रीजन है, कुछ चीजों का थोड़ा इनडायरेक्ट है, तो ऐसे करके इसलिए ये जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस होते हैं ये आपको करने होते हैं, और इसके बाद तुम पहुंच जाते हो कहां पर, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन पर। अब सीधी सी बात है, एट द एंड तुमने जो भी टैक्स पे किया है, ध्यान रखना टैक्स पे मतलब कैश जाना, टैक्स पेमेंट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम कोई टैक्स पे करते हो तो वो तुम्हें लेस कर देना है, और अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो उसे तुम्हें ऐड कर देना है, और तुम पहुंच जाओगे तुम्हारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंक्लूड करके बोलूं, द होल थिंग इज दिस, कि आप अपने नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट कर करके क्या बना रहे हो, कैश का बैलेंस बना रहे हो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो गाइस ये था कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फंडा, और अगले वीडियो में मतलब डे 2 ऑफ 7 डे प्लान में हम प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज्ड डिविडेंड हर एक चीज बताने वालों। कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना कि करंट ईयर का लिखें कि प्रीवियस ईयर का लिखें, कभी कभी डिफरेंशिएट करते, कभी कभी नहीं करते, कभी कभी डायरेक्ट लिख देते, तो ऐसा क्यों होता है, कभी अकाउंट बनाना पड़ता है, कभी नहीं बनाना पड़ता प्रोविजन फॉर टैक्स में, ऐसा क्यों होता है, ये तमाम चीजें कल बताने वाला हूं डे 2 में। और अगर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बहुत बाद में, तो आपको डे 2 की जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।